साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता लीगल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एमपी एमएलए कोर्ट की। हर बार की तरह परमानंद पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। एमपी एमएलए कोर्ट, आज हम लोग इस पे बात करेंगे, इसके वजूद की, अस्तित्व की, यानी मतलब मकसद और ज़रूरत की, इसके दुरुपयोग उपयोग की बात करेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी स्पेशल? इतना प्रभाव रहता रहा है लोकल जुडिशरी पर या इवन हाई कोर्ट तक में कि ये कई बार मुकदमे का लोगों को फैसला मिलने तक लोग तबाह हो जाते थे। और ऐसा कई बार ये होता था कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो चुनाव में कितनी धांधली कर दे रहे हैं, कितना पैसा बांट दे रहे हैं, कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता था। इसी नाते ये विशेषज्ञों की राय हुई कि नई एमपी एमएलए कोर्ट बनाया जाए और उसको इतना अधिकार दे दिया जाए कि वो सेशन जज के पास वो मुकदमा जाए ही नहीं और वो सीधे हाई कोर्ट में ही उसकी अपील हो। एमएलए कोर्ट को इस ढंग से बनाया गया कि आप जाएंगे और आपके ऊपर एक हाई कोर्ट के पावर का स्पेशल कोर्ट रहेगा और आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसकी स्थापना की गई कि एमपी, ये कानून पार्लियामेंट के कानून के तहत एमपी एमएलए कोर्ट की स्थापना। तो क्या यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट्स के जो जजेज हैं उनको अभयदान मिला हुआ, कोई डराएगा नहीं, इसकी गारंटी? अभयदान तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं है। तो इसकी क्यों गारंटी ऐसी एक अलग से? जी, ये मान के चला जाता है कि देखिए, यहाँ तक कि तो आरोप लगने को तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लग जाते हैं कि वो भी दबाव में आकर के बहुत बार काम करते हैं और तमाम ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि दबाव में काम किए गए हैं। लेकिन चूंकि वो मानते हैं कि पार्लियामेंट के तहत इनको गठित किया गया है, इस नाते इनके खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती है। यही एक अभयदान माना गया है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिए जाते हैं तो ये मान के चला जाता है कि आप इनके साथ कोई और ढंग का दुर्भावना काम नहीं कर सकते हैं और इनको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं कर सकते हैं, वैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट में भी जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई आसानी से नहीं की जा सकती। इस कोर्ट में अपील का क्या मतलब है, स्थिति है? देखिए, इस कोर्ट में अपील की वही स्थिति है जो हाई कोर्ट में रिट के बारे में जाती है। हालांकि वो रिट का पावर अधिक होता है, लेकिन इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया है तो चुनाव में किस ढंग की धांधली उसने कराया और चुनाव इसके आधार पर वो जीता है। ये इन सारी चीज़ों को आपको ले आकर के एमपी एमएलए कोर्ट में रखना पड़ता है और वो चीज़ को अगर आप सीधे दे देते हैं वहाँ पर तो वो उस व्यक्ति को एमपी एमएलए के पद से हटाया जा सकता है। एक तो ये, दूसरी ये है कि अगर वो 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दे दी जाती है तो उसमें उनको चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। हाँ, जैसा कि आजम खान को लगा हुआ है, आजम खान पर लगा और अभी उन पे राहुल गांधी पर भी लगा था। राहुल गांधी पे भी लगा था। तो राहुल गांधी ने इस आरोप से कैसे छुट्टी पाई? आरोप से छुट्टी ये पाई कि राहुल गांधी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो आरोप लगे हैं वो सही आरोप नहीं है और इनकी फिर से जांच की जानी चाहिए। तो अभी भी जांच चल रही है, लेकिन वो एमपी एमएलए कोर्ट से बाहर की जांच है। अच्छा, वो बाहर की जांच है, वो कोर्ट को, एमपी एमएलए कोर्ट को सौंपी जा सकती। तो क्या इस पे जो फैसला आएगा वो पुनर्विचार होगा उसी जज का या नई जगह मुकदमा चलेगा? अब इस पर तो वहाँ पर विचार नहीं हो सकता, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल से अधिक की सज़ा दे दी थी और 2 साल से अधिक की सज़ा देने के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या चैलेंज किया जा सकता है ऊपर की अदालत में इस फैसले को? ये हाई कोर्ट में धारा 226 और सुप्रीम कोर्ट में धारा 32 के तहत आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए इस अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी रामलली मिश्रा और विजय मिश्रा भदोही के एमएलए एमएलसी रहे हैं। पति पत्नी दोनों लोगों को जेल में आजीवन कारावास दिया गया है। तो इस पे क्या इस मामले पर वो स्टे ले सकते हैं? इस मामले पर वो हाई कोर्ट में निश्चित तौर पर जा सकते हैं और इस चीज़ को वहाँ देख सकते हैं कि इनके खिलाफ इस ढंग का
जो ये दंड दिया गया है वो दंड जो है नियमबद्ध नहीं है, नियमानुरूप नहीं है, इसलिए इसको स्थगित किया जाए और उनको स्टे दे दिया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट सिर्फ सांसदों विधायकों के उस डराने धमकाने वाले मामलों को ही देखता है कि जघन्य अपराधों को भी लेता है? जघन्य अपराध में हर व्यक्ति को, जैसे कोई मर्डर कर देता है जी, तो मर्डर करने में तो मर्डर के लिए तो वैसे ही ट्रायल होगा जैसे कि और लोगों का होता है। वो एमपी एमएलए से उसका तात्पर्य नहीं है। एमपी एमएलए का मतलब आपने क्या इरेगुलरिटीज अनियमितताओं को बरता है अपने चुनाव के लिए, इस पर ज़्यादा विचार होता है। इसी नाते इसकी संख्या कम है। और तो क्या सत्ताधारी पार्टियों के लिए ये हंटर है विरोधियों को धमकाने का? ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि विरोधियों को धमकाने का हंटर है, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ भी बहुत सारे मुकदमे हुए हैं। नहीं, अब तक तो एक भी भाजपाई, अब इस टाइम सेंटर में भाजपा की सरकार है, एक भी भाजपाई सजा याफ्ता नहीं हुआ है इस एमपी एमएलए कोर्ट में तो नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी तो 6-7 साल के हुए हैं। अभी तो मुकदमा चलने की कितने दिन में फाइनल? हाँ, ये बात ठीक कहा है आपने। ये इनके यहाँ मुकदमा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है और ये त्वरित न्याय होता है। इसमें 6 महीने के भीतर ही इस पर फैसला हो जाता है। नहीं, एवेन्यू से क्या कनेक्शन है इसका? यहाँ दिल्ली में तो राउज एवेन्यू में ही वो मुकदमे चलते हैं। हाँ, राउज एवेन्यू जो है एक जगह का नाम है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जी। ये राउज एवेन्यू कोर्ट में एक ही कोर्ट नहीं है, वहाँ पर लेबर के सारे कोर्ट हैं। जो 13 कोर्ट दिल्ली में हैं उनमें से राउज एवेन्यू पर ही हैं। सीबीआई के कोर्ट भी वहाँ पर बनाए गए हैं और एमपी एमएलए कोर्ट भी, 2 कोर्ट वहाँ पर एमपी एमएलए का भी राउज एवेन्यू में चलता है। तो राउज एवेन्यू से इतना ही मान सकते हैं कि दिल्ली के जो एमपी एमएलए के कोर्ट है वो राउज एवेन्यू में स्थित है। और अनेक विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट से मैनेज किए जाते हैं ये एमपी एमएलए कोर्ट्स जी। हर जिले में होते हैं? नहीं, हर जिले में नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ बनाया है? जैसे मंडल स्तर पे होते हैं? मंडल स्तर पर भी नहीं है। ये वास्तव में पहले शुरू में जब हुए थे तो केवल 10 ही कोर्ट बनाए गए थे जी। केवल 10 कोर्ट बनाए गए थे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 कोर्ट को बनाया गया था। तो इलाहाबाद में ही 1 कोर्ट को बनाया गया था। अभी संभवतः उन्होंने एक लखनऊ में और बना दिया है। और नॉर्थ ईस्ट के जहाँ यहाँ कोलकाता हेडक्वार्टर ही खंडपीठ के तहत देखता है, तो वहाँ के सिचुएशंस क्या है? जैसे 6-7 राज्य अलग अलग हैं। तो अब पहले तो वहाँ के राज्यों में हाई कोर्ट नहीं था। सारा हाई कोर्ट का काम जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट से होता था जी। अब हर राज्य में एक हाई कोर्ट बना दिया गया, खंडपीठ दे दिया है। तो लेकिन वो मुख्य पीठ जो है वो गुवाहाटी की है। जैसे मिजोरम में भी बना दिया है उन्होंने, त्रिपुरा में भी बना दिया है, मणिपुर में भी बना दिया है, मेघालय में भी बना दिया है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भी बनाया है। तो इस नाते उन्होंने खंडपीठ तो बना दिया है, लेकिन मुख्य रूप से उसका गुवाहाटी में ही है। तो एमपी एमएलए कोर्ट भी मुख्य रूप से केवल गुवाहाटी। तो ये पूरे भारत के सभी हाई कोर्ट्स एक साथ में एमपी एमएलए कोर्ट्स को मंजूरी दे चुके हैं, जहाँ भी है हर राज्य के लिए। यानी सरकार हंटर चला सकती है जी। राज्य सरकार कानून का जानकार ही कानून से खिलवाड़ करता है और कोई नहीं करता। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरे कंटेंट पे बेबाकी से बात करेंगे। पांडे जी से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं जर्नलिज्म और एडवोकेसी के एंगल से। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता लीगल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एमपी एमएलए कोर्ट की। हर बार की तरह परमानंद पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। एमपी एमएलए कोर्ट, आज हम लोग इस पे बात करेंगे, इसके वजूद की, अस्तित्व की, यानी मतलब मकसद और ज़रूरत की, इसके दुरुपयोग उपयोग की बात करेंगे। एमपी एमएलए कोर्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी स्पेशल? इतना प्रभाव रहता रहा है लोकल जुडिशरी पर या इवन हाई कोर्ट तक में कि ये कई बार मुकदमे का लोगों को फैसला मिलने तक लोग तबाह हो जाते थे। और ऐसा कई बार ये होता था कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो चुनाव में कितनी धांधली कर दे रहे हैं, कितना पैसा बांट दे रहे हैं,
कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता था। इसी नाते ये सोच विशेषज्ञों की राय हुई कि नई एमपी एमएलए कोड बनाया जाए और उसको इतना अधिकार दे दिया जाए कि वो सेशंस जज के पास वो मुकदमा जाए ही नहीं और वो सीधे हाई कोर्ट में ही उसकी अपील हो। एमएलए कोड को इस ढंग से बनाया गया कि आप जाएंगे और आपके ऊपर एक हाई कोर्ट के पावर का स्पेशल कोर्ट रहेगा और आप पर कोई दबाव नहीं मान पड़ेगा। तो इसलिए इसकी स्थापना की गई कि एमपी ये कानून पार्लियामेंट के कानून के तहत एमपी एमएलए कोर्ट की स्थापना हो। तो क्या यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट्स के जो जजेज हैं उनको अभयदान मिला हुआ, कोई डराएगा नहीं? इसकी गारंटी अभयदान तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी नहीं है, तो इसकी क्यों गारंटी ऐसी एक अलग से? जी, ये मान के चला जाता है कि देखिए यहाँ तक कि तो आरोप लगने को तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लग जाते हैं कि वो भी दबाव में आकर के बहुत बार काम करते हैं और तमाम ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि दबाव में काम किए गए हैं। लेकिन चूंकि वो मानते हैं कि पार्लियामेंट के तहत इनको गठित किया गया है, इस नाते इनके खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं हो सकती है, यही एक अभयदान माना गया है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिए जाते हैं तो ये मान के चला जाता है कि आप इनके साथ कोई और ढंग का दुर्भावना काम नहीं कर सकते हैं और इनको प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं कर सकते हैं, वैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट में भी जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई आसानी से नहीं की जा सकती। इस कोर्ट में अपील का क्या मतलब है, स्थिति है? देखिए, इस कोर्ट में अपील की वही स्थिति है जो हाई कोर्ट में रिट के बारे में जाती है। हालांकि वो रिट का पावर अधिक होता है, लेकिन इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया है तो चुनाव में किस ढंग की धांधली उसने कराया है और चुनाव इसके आधार पर वो जीता है। ये इन सारी चीज़ों को आपको ले आकर के एमपी एमएलए कोर्ट में रखना पड़ता है और वो चीज़ को अगर आप सीधे दे देते हैं वहाँ पर तो वो उस व्यक्ति को एमपी एमएलए